हेलो स्टूडेंट्स, आज संडे है और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर संडे को आपके लिए लेके आती हूँ वीकली करंट अफेयर हैं। तो आज मैं वही करंट अफेयर लेके आई हूँ। तो अगर आप वीकली करंट अफेयर को डेली पढ़ लोगे तो आपके सर पे इतना बर्डन नहीं आएगा कि एक हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ लिया। अदरवाइज बच्चे कल में डालते रहते हैं और फिर एग्जाम के अंदर उनके सर पे इतना बर्डन आता है कि टेंशन के मारे जो कुछ याद होता है वो सब कुछ वो भूल जाते हैं, जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो जैसा कि हाँ, आज शुरुआत करते हैं अपन करंट अफेयर पढ़ने की। झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को मिला GI टैग। मतलब झारखंड के जो 11 पारंपरिक मतलब कि जो परंपरा से पहले से चले आ रहे हैं, उनको मिला है GI टैग है। वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात, ये है मेजर हेडलाइन जिसका आगे दिया हुआ है, ये रहा देखो है। और अपन हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इसके अंदर मेजर जो न्यूज़ है वो ये है, इसलिए इसको सबसे ऊपर डाला गया है और बाकी 1 बाय 1 होंगी। जो मेजर न्यूज़ होती है उसको सबसे ऊपर डाला जाता है। वर्ष 2000, हाँ, फर्स्ट न्यूज़ है, पहला जो करंट अफेयर है हफ्ते का वो है, वेट, हाँ, वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात 863.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वहीं इस अवधि में आयात 979.40 अरब डॉलर रहा है। मतलब कि 2025-26 के अंदर भारत ने निर्यात कितना किया है और आयात कितना किया है। तो निर्यात किया है 863.1 है और आयात जो किया है 979.40 है। तो कौन सा ज़्यादा है? आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। तो सेवा निर्यात वर्ष 2015 से 158.1 अरब डॉलर से बढ़कर 421.3 अरब डॉलर हो गया। निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी भी 48.8% हुई, जो पहले 33.8% थी। मतलब जो सेवाओं की जो निर्यात था वो भी अभी बढ़ा है, पहले था 33.8% और अब जो है वो है 48.8%। नेक्स्ट है DRDO ने ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्या किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी मिसाइल है, मतलब अपने ही देश में बनाई गई है। इसमें भी विदेशियों का या विदेशी किसी भी टेक्निक का कोई सहयोग नहीं है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस परियोजना की नोडल लैब है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस परियोजना की नोडल लैब है, मतलब इसकी जो लैब है वो बेंगलुरु में स्थित है। झारखंड के नेक्स्ट है, झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों जैसे भोया साड़ी, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा शिल्प, जादो पत्तिया पेंटिंग और टसर सिल्क को GI टैग मिला है। क्या मिला है? GI टैग मिला है। इससे इनकी नकल रोकने में मदद मिलेगी। मतलब इन जो ये ओरिजिनल होंगे वही उत्पाद बिकेंगे सब जगह पे, इनकी नकल नहीं कर सकता कोई। जैसे हर एक चीज़ की डुप्लीकेट बन जाता है ना, शुरू में जब कोई नई चीज़ आती है तो वो ओरिजिनल होती है, उसके बाद में जैसे वो चीज़ फेमस हो जाती है तो उसका ही डुप्लीकेट बना के लोग बेचने लग जाते हैं। लेकिन इनको GI टैग मिल गया तो अभी इसके जो डुप्लीकेट बनने के प्रोसेस है वो नहीं होगी, डुप्लीकेट बनेगी ही नहीं बाजार में। और स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जो स्थानीय कारीगर हैं जो ये बना रहे हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। पहले राज्य की सोहराई पेंटिंग को भी GI टैग मिला था। कौन सी पेंटिंग? सोहराई पेंटिंग को भी पहले GI टैग मिला था। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है। क्या है? प्रियदर्शनी नाम की एक योजना है जो केरल सरकार ने शुरू की है, जिसके अंदर महिलाएं और ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनका किराया नहीं लगेगा, वो फ्री में आएंगे, फ्री में जाएंगे। है जैसे कि काफ़ी सारी जगह और काफ़ी सारे स्टेट्स या नेशनल लेवल पे भी जो महिला दिवस होता है ना, उस दिन भी किराया नहीं लगता है, फ्री होता है महिलाओं का। है इसके तहत राज्य की सभी साधारण KSRTC बसों में बिना पंजीकरण के मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को केवल कंडक्टर से शून्य मूल्य का टिकट लेना होगा। क्या लेना होगा? कंडक्टर से सिर्फ शून्य मूल्य, मतलब हमने कोई किराया नहीं दिया, उसकी टिकट लेनी होगी। है ताकि कंडक्टर ये बता सके कि इतनी महिलाएं बैठी थी, उनको हिसाब देना होता ना आगे, तो वो टिकट जितनी मतलब बेची हैं उस हिसाब से आइडिया लग जाता है कि इतनी महिलाएं बस के अंदर आई थी, क्योंकि उनको भी अपना हिसाब आगे कंडक्टर को देना होता है। इसलिए शून्य मूल्य की टिकट लेनी होगी। है अदरवाइज आप बोलोगे फिर फ्री के अंदर ही आ रही हैं टिकट, तो फिर टिकट शून्य मूल्य की लेने की क्या जरूरत नहीं है। लेकिन इसका रीज़न यही है कि उनको कंडक्टर जो होता है उसका आगे हिसाब देना होता है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख N शर्मा को लेबर स्टैटिस्टिक्स पर गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख N शर्मा। कौन? अलख N शर्मा को स्टैटिक्स पर गठित एक समिति है, उसका विशेषज्ञ अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये समिति देश के श्रम बाजार में हो रहे बदलावों का आकलन करेगी। जो श्रम बाजार में बदलाव हो रहे हैं,
हर चीज़ में डेली बदलाव होते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं हर चीज़ में। तो उसका जो श्रम बाजार में बदलाव हो रहे हैं उनका अवलोकन करेगी या उनका क्या कहते हैं निरीक्षण करेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सटीक आंकड़े तय करने पर काम करेगी। क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के जो अनुरूप सटीक जो आंकड़े उनको तैयार करने में सहयोग करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन डेवलपमेंट के निर्देशक हैं। किसके हैं? इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के भी वो निर्देशक हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी को स्लोवाकिया। ये देखिए हमारे पीएम मोदी जहाँ पे भी जाते हैं वहां से ही वहां का सर्वश्रेष्ठ सम्मान वापस लेकर ही आते हैं। पीएम मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर, नाम क्या है? नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो है इनका सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्लोवाकिया का, वो पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहां का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो उनको मिलता है, इसे सम्मानित किया। ये है पीएम मोदी का 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो 33वां सम्मान है। ब्रातिस्लावा में पीएम रॉबर्ट फिको के साथ बैठक के दौरान ब्रातिस्लावा में पीएम रॉबर्ट फिको के साथ बैठक के दौरान रक्षा, डिजिटल तकनीकी, स्वास्थ्य समेत 11 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कितने समझौते तो पर हस्ताक्षर किए हैं? 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता, अब इसमें समझौते कौन कौन से हुए एक हफ्ते के अंदर हैं? पीएम मोदी और कनाडा की पीएम मार्क कार्नी, कौन सी? कनाडा की पीएम मार्क कार्नी ने इस साल के अंत तक CEPA समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। G7 के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। क्या? व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की आपस में। कौन कौन से दोनों नेता? अपने जो नेता है और कनाडा के जो पीएम है उन्होंने। कनाडा का है, कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक कंट्री है। दोनों देशों में सुरक्षा सूचना साझा करने और रक्षा सहयोग मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई। क्या हुई? सुरक्षा सूचना साझा करने और रक्षा सहयोग मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई। नियम, अब कौन कौन से नए नियम बने हैं जो इस हफ्ते के अंदर बने, क्योंकि ये मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये हफ्ते भर का करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ। भारत और जापान ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के नियम लागू करने को मंजूरी दी है। क्या किया? भारत और जापान ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के नियम लागू करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना और सतत विकास को बढ़ाना है। इसके तहत दोनों देश निम्न कार्बन तकनीकी निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाएंगे। परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई है? परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है जो परियोजनाओं पर अपनी नजर रख सके। भारत बना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली वाला 5वां देश। भारत बना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली वाला 5वां देश। कौन सा देश बन गया? भारत 5वां देश बन गया है। इससे पहले 4 देश और हैं। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का परीक्षण किया। DRDO ने लगातार 3 सफल परीक्षण किए। इनमें वायुमंडल के अंदर और बाहर दुश्मन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता दिखाएगी। भारत, अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन की श्रेणी में आया जिनके पास यह तकनीक है। मतलब भारत से पहले ये जो तकनीक है ये किस किस इसके पास है? तो अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास और इजराइल के पास है। ये जो 4 देश हैं इनके पास ये ऑलरेडी ये तकनीक है। अब 5वां जो देश बना है वो भारत बना है। भारत और नेक्स्ट है भारत और फ्रांस ने इनोवेशन रोड मैप 2030 को, किसको? इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया। इसका उद्देश्य AI, अंतरिक्ष, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य रखा। फ्रांस में भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम UPI के उपयोग का भी विस्तार होगा। क्या होगा? UPI का विस्तार होगा। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया जाएगा और ऑलमोस्ट देश इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं कि जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं उनका जो सोशल मीडिया उस पर बैन लगाया जाए, ताकि जो बच्चों का आजकल जो चेंज हो रही है जनरेशन, इनका जो नेचर चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, इसमें थोड़ा सुधार हो। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का कहना है कि यह फैसला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे हमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कदम उठा चुका है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ही उठाया था। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स की क्या खबर थी पूरे हफ्ते भर में है? तो भारतीय तीरंदाज धीरज बोमदेवरा ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने व्यक्तिगत रिकवर फाइनल में दक्षिण कोरिया के ली वुसियोक को हराकर पहला व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण पदक जीता। किसने? भारतीय
तीरंदाज, तीर चलाते हैं जो तीरंदाज, तैरने वाला नहीं, यहाँ पे तीर मारने वाला है। धीरज बॉम्बे देवरान ने तुर्की में, कौन से देश में? तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने व्यक्तिगत रिकवर फाइनल में दक्षिणी कोरिया की ली वुसियोक, किसको हरा? उन्होंने ली वुसियोक को हराकर व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण पदक जीता, व्यक्तिगत। उन्होंने कुमकुम मोहद के साथ रिकवर मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। किसको? उन्होंने कुमकुम मोहद के साथ रिकवर मिश्रित टीम स्वर्ण पदक का भी जीता है। ये देखिए, ये है वो नए खिलाड़ी हो रहे हैं, क्या बात है। नियुक्ति किस किस को मिली है? रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन ने एंड्रियन वेस्टिया को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? रोमानिया के जो राष्ट्रपति निकोसोर डेन है, उन्होंने एंड्रियन वेस्टिया को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वेस्टिया इससे पहले विकास मंत्री रह चुके हैं और उन्हें पश्चिमी समर्थक नेता माना जाता है। कौन सा समर्थक? पश्चिमी, यानी वो सब ज़्यादा पश्चिमी जो देश है उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें पश्चिमी माना। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री इली बोलोजन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद हुई। किसके? जो पहले प्रधानमंत्री थे इली बोलोजन, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद में ये नियुक्ति हुई है। ये है वो इंसान, देख लो, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन। ये सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, निकोसोर डेन नहीं है, ये एड्रियन वेस्टिया है। कौन है? एड्रियन वेस्टिया। नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन 2-4-5 बार बोल याद हो जाएगा। एड्रियन वेस्टिया को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देहरादून स्थित, अब आते हैं अपने खुद के देश में, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 94 साल में पहली बार 9 महिला कैंडिडेट्स ने पासिंग आउट परेड के बाद सीधे परमानेंट कमीशन प्राप्त किया। इससे पहले महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में शामिल होती थी और बाद में परमानेंट कमीशन के लिए पात्र बनती थी। भारतीय वायुसेना जुड़वाई, मतलब ये इसके अंदर ये बोला गया है कि 94 साल के अंदर है जो क्या कहते हैं, आर्मी पहले एसएसबी के थ्रू जाती थी, उसके बाद में वो क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएसबी को बोलते हैं, उसके बाद में वो परमानेंट होती थी। लेकिन इस बार जो हुआ है वो परमानेंट सीधी 94 साल में महिला कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड, मतलब आर्मी के थ्रू ही डायरेक्ट इसके अंदर सीधे परमानेंट कमीशन प्राप्त किया है उन्होंने। भारतीय वायुसेना जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक 2026, क्या पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में भाग लेगी। यह अभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा। कौन लेगी? भारतीय वायुसेना लेगी। और किस में भाग लेगी? पिच ब्लैक 2026 जो अभ्यास चलेगा ऑस्ट्रेलिया में, उसमें। और ये अभ्यास 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। इसमें भारत सहित 19 देशों के 100 से अधिक विमान और सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। 19 देशों के 100 से अधिक विमान और सैन्यकर्मी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य तालमेल, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में सैन्य तालमेल और सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, वायुसेना ने घरेलू कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन परियोजना शुरू की। कौन सी योजना? कामिकाजे शुरू की। इन्हें वन वे अटैक मानव रहित विमान भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? वन वे अटैक मानव रहित विमान, मतलब वन वे अटैक मानव रहित विमान भी इनको कहा जाता है। ये लक्ष्य से टकराते ही खुद नष्ट हो जाते हैं। तमिलनाडु के सुल्लूर स्थित 5 बेस रिपेयर डिपो, क्या 5 बेस रिपेयर डिपो जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसकी नोडल एजेंसी है। ये ड्रोन 16,000 फीट की ऊंचाई तक दिन रात हमला कर सकते हैं। कितनी? 16,000 फीट तक। आजकल क्या है, युद्धों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो ड्रोन्स का हो रहा है। आपने देखा अभी चीन और यूक्रेन का चल रहा है, उसमें भी यूक्रेन ने अधिकतर जो वो अटैक किए हैं वो ड्रोन के थ्रू ही किए हैं। इधर अभी आपने देखा अमेरिका, ईरान और इजराइल का चल रहा था, वो भी ड्रोन के, उसमें भी ज़्यादातर ड्रोन ही यूज़ किए गए हैं। इसलिए अब जो नई तकनीकी आ रही है इसके हिसाब से भारत को भी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कल को और किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो उनको भी ड्रोन बनाने यूज़ करने पड़ेंगे। इसीलिए ये इतना ज़्यादा भारतीय जो चीफ हैं, भारत की सेना की जो चीफ हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। कहते हैं जो ड्रोन सिस्टम बन रहा है वार के लिए यूज़ करने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। किसका? भारत और यूनाइटेड किंगडम का जो आर्थिक और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता जो वो 15 जुलाई से लागू होगा। और आयात शुल्क से जुड़े मतभेद दूर होने के बाद दोनों देशों ने इसकी
घोषणा की आयात शुल्क से जुड़े मतभेद, जो कुछ मतभेद थे वो क्लियर हो गए। उसके बाद में ये समझौता हो गया और समझौते के तहत ब्रिटेन अपने 99% उत्पादों पर से टैरिफ हटाएगा। मतलब ब्रिटेन जो है 99% जो उनके उत्पाद है उसको टैरिफ हटा लेगा। रोमानिया ने भारतीय विपिन कुमार को दी मानद नागरिकता। रोमानिया ने भारतीय विपिन कुमार, भारतीय जो मूल के नागरिक हैं, विपिन कुमार को मानद नागरिकता दी। रोमानिया के क्राओवा शहर ने भारतीय निर्माण श्रमिक विपिन कुमार को मानद नागरिक से सम्मानित किया। उन्हें जनवरी में जमी हुई झील में गिरी 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाई थी। विपिन ने कड़ाके की ठंड में करीब 30 मिनट तक बच्ची को पानी से ऊपर थामे रखा। उनकी वीरता के लिए मेयर लिया ओल्गुटा वासिल्स्कू ने उन्हें सम्मानित किया। देखो ये नाम है ना विदेशियों के हैं, अब ऐसे ही हैं, थोड़े से हार्ड हैं तो हमको ऐसे याद करने पड़ेंगे। कौन है? मेयर लिया ओल्टुगुटा वासिल्स्कू ने उन्हें सम्मानित किया। ये है, ये देखिए, ये जो लेडी हैं ये है मेयर लिया ओल्गुटा वासिल्स्कू, क्या अजीब नाम है। और ये हैं अपने विपिन कुमार। नेक्स्ट है G7 देशों में डिजिटल तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के उद्देश्य से क्रिटिकल मिनरल्स रेसिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस शुरू किया गया है। इस पहल का मकसद दुर्लभ खनिजों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करना। उन्होंने 2030 तक बाहरी निर्भरता को 60% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। क्या रखा है? G7 देशों ने डिजिटल तकनीकी और स्वच्छता ऊर्जा के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स रेसलिंग्स एंड प्रोडक्शन अलायंस शुरू किया है। क्या शुरू किया है? क्रिटिकल मिनरल्स रेसलिंग्स एंड प्रोडक्शन अलायंस शुरू किया है। इस पहल का मकसद दुर्लभ खनिजों के लिए किसी एक देश पर निर्भर कम करना, मतलब जो खनिज बहुत कम है उसके जो बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं उसके लिए किसी एक ही देश पर निर्भरता कम करके अन्य देशों से भी कॉन्टैक्ट रखने चाहिए, ताकि अगर एक देश अगर आपूर्ति नहीं कर पाता तो हम दूसरे देश से खरीद सके। इन्होंने 2030 तक बाहरी निर्भरता को 60% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा और कुछ अपने खुद के देश के ऊपर भी डिपेंड रहो, ताकि आप अगर बाहर से नहीं मिलता है तो आप अपना सेल्फ डिपेंड रहो, तो आप खुद से अपना कर लो, खनिजों का यूज कर लो अपने। हैं फ्रांस में सितंबर में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। इस मंदिर का निर्माण भारत से भेजे गए पत्थरों और भारतीय शिल्पकारों की पारंपरिक कारीगरी से किया गया है। फ्रांस में सितंबर में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। इस मंदिर का निर्माण, मतलब पारंपरिक जो हमारे हिंदू मंदिर है उनका निर्माण फ्रांस में हो रहा है। निर्माण भारत से भेजे गए पत्थरों और भारतीय शिल्पकारों, भारत के ही पत्थर गए हैं यहाँ से और भारत के ही जो कारीगर हैं वो गए हैं, पारंपरिक कारीगरों से किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर 15 दिनों का धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या जाएगा? 15 दिन उद्घाटन के ऊपर 15 दिन का सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब निधन, किसका निधन हुआ 7 दिन में? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और तिब्बती बौद्ध धर्म के विख्यात अमेरिकी विद्वान प्रोफेसर रॉबर्ट A.F. थुरमन का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कितनी वर्ष में? विद्वान रॉबर्ट A.F. थुरमन का 84 वर्ष की आयु में इनका, ये है अमेरिकी विद्वान प्रोफेसर रॉबर्ट A.F. थुरमन। रॉबर्ट A.F. थुरमन 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह तिब्बत हाउस यूएस के सह संस्थापक थे। तिब्बत हाउस यूएस के सह संस्थापक थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इंडो तिब्बत बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में कार्य किया था। क्या किया था? इंडो तिब्बत बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। फिर है IPS सुंदरराज P बने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। ये है IPS सुंदर P बने जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बने। केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के IPS अधिकारी सुंदरराज P को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? महानिदेशक, नया महानिदेशक NIA का नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने विशेष सिफारिश के आधार पर इस पद के लिए चुना है। सुंदरराज P बस्तर क्षेत्र के करीब 12 वर्षों तक नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्हें अक्सर नक्सल प्रभावी इलाकों की सुरक्षा अभियानों के सफल संचालन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनके अभियानों के लिए, अभियानों के सफल संचालन के लिए इनको जाना जाता है। भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने का, कौन? भारत और यूरोपीय संघ। क्या समस्या है स्पेन को यार?
भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। यह समझौता वैश्विक जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करेगा। इसके तहत भारतीय निर्यात 99% उत्पादों को टैरिफ कम होने की संभावना कितनी है? भारत के 99% से टैरिफ कम होने की संभावना जो भारतीय उत्पादों पर लगा हुआ है निर्यात पे। वित्त वर्ष नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पाद 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाई है। पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक है। कितना पहुंचा रक्षा उत्पाद? 1.58 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाई है। पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% तक अधिक है। इस उपलब्धियों में निजी क्षेत्र की बड़ी कम भूमिका रही है, जिसकी हिस्सेदारी 42,000 करोड़ रुपए हो गई है। निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो 42,000 करोड़ रुपए इसमें हो गई है। भारतीय एआई स्टार्टअप्स सर्वम ने $234 मिलियन का निवेश जुटाया। इसके बाद वह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए और कंपनी भारत का सॉवरेन एआई स्टैक और भारतीय भाषाओं को समझने वाले एआई मॉडल विकसित कर रही है। क्या कर रही है? भारतीय एआई स्टार्टअप सर्वम ने $234 मिलियन का निवेश जुटाया। इसके बाद वह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। किसके में हो गई? यूनिकॉर्न क्लब में उसके बाद ये शामिल हो गई हैं। और कंपनी भारत का सॉवरेन एआई स्टैक और भारतीय भाषा को समझने वाले एआई मॉडल विकसित कर रही है। भारतीय भाषाओं को जो मॉडल समझ सके उनका एआई विकसित किया जा रहा है। भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 123 से अधिक है। कितनी है भारत में यूनिकॉर्न की संख्या? 123 से अधिक है। भारत में नेक्स्ट है भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर मई में 9.7% हुई। कितनी हुई? मई में 9.7% रही। पिछले 2 वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी है। महंगाई बढ़ने का रीजन क्या था? आपको पता नहीं, जो वॉर चल रहा था ईरान और अमेरिका का और इराक का, उसकी वजह से कच्चे तेल के अंदर और प्राकृतिक गैस के अंदर क्या उसके दाम बढ़े, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। 2022-23 के आधार वर्ष मानते हुए WPI की नई श्रृंखला भी जारी की गई है। आधार वर्ष जो है वो 2022-23 को माना गया है। पहले जो था 2011-12 था, 22-23 कर दिया गया है। स्मृति मंथाना T20 में 600 चौके लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी। क्या बनी है स्मृति मंथाना? T20 में 600 चौके लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंथाना T20 क्रिकेट में कौन? स्मृति मंथाना जो वो उप कप्तान है और T20 क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। उनके नाम पर 604 चौके दर्ज हैं। उन्होंने महिलाओं में न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स और पुरुषों में पाकिस्तान के बाबर आजम समेत सभी क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया। किसकी? न्यूजीलैंड की जो सुजी बेट्स है उसको और पाकिस्तान के जो आजम है उनको, सभी को उसने पीछे छोड़ दिया है। ये देखो स्मृति मंथाना जो क्या कहते हैं वो उप कप्तान है भारत की महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है उसकी। फिर नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया उपभोग की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की। ऐसा नियम लागू करने वाला वह पहला अरब देश बना है। अरब के अंदर जो है संयुक्त अरब अमीरात जो वो पहला देश बना है जो सोशल मीडिया 15 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको यूज़ नहीं करना है। ये घोषणा इन्होंने की है। जबकि आपने थोड़ी देर पहले आपने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा एक देश का नाम जो था वो हम, और अब ये है 15 से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। 15-16 वर्ष के किशोरों के लिए माता पिता की निगरानी जरूरी होगी। मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनके ऊपर नजर रखेंगे, अकाउंट नहीं बनाएंगे वो। सोशल मीडिया कंपनियों की AI आधारित आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनको अपनी AI आधारित आयु कितनी है, मतलब जो अकाउंट बना रहा है उसकी आयु कितनी है, इसके ऊपर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इतनी आयु से पहले आप नहीं बना सकते, ताकि उन्हें अकाउंट ही न बनेगा। और पेरेंट्स अगर नजर रखेंगे तो वो पेरेंट्स के नाम से फिर गलत अकाउंट नहीं बना पाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करीब 30,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया है। क्या किया है? सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया है। किसने किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने है। 30,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए। यह भारत का सबसे बड़ा IPO होगा। क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा IPO है, जो हुंडई मोटर्स इंडिया के 27,870 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। मतलब उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो हुंडई मोटर्स का था, जो 27,870 करोड़ रुपए का था। लेकिन इस रिकॉर्ड ने जो 30,000 का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला, इसने इसको पीछे छोड़ दिया है। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें SBI और अन्य बीमा कंपनियां हिस्सेदारी बेचेंगी। ऑफर फॉर सेल होगा ये, जिसमें SBI तथा अन्य कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगी हैं। अब है अर्थव्यवस्था में क्या कुछ हुआ है एक हफ्ते में है। इस साल की पहली तिमाही में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रहण 15% बढ़कर 5.21 लाख करोड़
रुपए से अधिक पहुंचा। कॉर्पोरेट टैक्स संग्रहालय में 22% और व्यक्तिगत आयकर में 8% की वृद्धि हुई। अग्रिम कर भुगतान में बढ़ोतरी मजबूत अर्थव्यवस्था व कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन का संकेत है। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। क्या है? पहली तिमाही में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 15%। 15% से बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा है। कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में 22% और व्यक्तिगत आयकर में 8% की वृद्धि हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में 22% और व्यक्तिगत आय संग्रह में 8% की वृद्धि हुई है। अग्रिम कर भुगतान में बढ़ोतरी मजबूत अर्थव्यवस्था व कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का संकेत है। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 26.97 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। सदस्यता, किस किस को कहाँ सदस्यता मिली? उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और पहला मध्य एशियाई सदस्य बना। ब्रिक्स देशों ने 2015 में इस बैंक की स्थापना बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए की थी। अब तक एनडीबी 43 अरब डॉलर के 139 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुका है। इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। कहाँ है इसका मुख्यालय? संघाई के अंदर है। संघाई कहाँ है? चीन के अंदर है। वर्ड ऑफ द डे, बॉन्ड चैलेंज, मतलब एक हफ्ते के अंदर कौन कौन से वर्ड ज्यादा फेमस रहे वो हम पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा यूज किए गए वर्ड की, जो पूरे वर्ड की जो पब्लिक है उसके द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं। तो बॉन चैलेंज क्या है? बॉन चैलेंज दुनिया की खराब, बंजर और जंगलों से खाली हुई भूमि को फिर से हरा भरा बनाने का वैश्विक अभियान है। मतलब ये एक अभियान का नाम है। जो भूमि बंजर हो गई है, विश्व के स्तर पर खराब हो गई, किसी काम की नहीं है, उसको अंदर उर्वरक डालकर उसको वापस उपजाऊ बनाने का एक ये अभियान है। इसकी शुरुआत 2011 में जर्मनी के बॉन शहर में हुई थी। इसका लक्ष्य 2030 तक 35 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बहाल यानी फिर से उसकी अच्छी स्थिति में लाना करना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 से 2020 के करीब 2.176 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बहाल किया गया है। यह 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाल करने के भारत के लक्ष्य के करीब 84% है। कितना है? 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि बहाल करने के भारत के क्या कहते हैं 84% के बराबर ये है। और आप इसको, इसीलिए ये बॉन शहर के अंदर शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम बॉन चैलेंज रखा गया। लेकिन आप इसको एक चीज से और कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो? आप इसे ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डूम जॉबिंग। क्या? डूम जॉबिंग। नाम कितने अजीबोगरीब है, लेकिन याद करने पड़ेंगे, कोई आस्था नहीं है। डूम जॉबिंग का मतलब है नौकरी जाने के डर से बार बार नई नौकरियों के लिए आवेदन करना। कई लोग अपनी मौजूदा नौकरी सुरक्षित होने के बावजूद भविष्य की चिंता में दूसरी नौकरी तलाशने लगते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह नौकरी छूटने के डर में भी की जाने वाली जल्दबाजी वाली जॉब सर्च है। हाल ही में एआई, ऑटोमेशन और छटनी की खबरों से कई कर्मचारी चिंतित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोग वास्तविक खतरे से ज्यादा डर के कारण नई नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति खासकर युवाओं और टेक सेक्टर्स के कर्मचारियों में ज्यादा देखने को मिलती है। किसको? युवाओं और टेक सेक्टर्स के जो नागरिक कर्मचारी हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलती है। क्या है? डूम जॉबिंग। आया समझ में? डूम जॉबिंग क्या होता है? डूम जॉबिंग है मतलब कि किसी नागरिक के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, तो हमेशा नई नई नौकरियों के लिए अप्लाई करता रहता है। शॉर्ट में यही कहते हैं इसको। और क्यों चली जाएगी? एआई की, अभी एआई आ रहा है, इसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। इसका ये एक रीजन विशेष माना गया है। फिर है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। क्या होता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप? एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 48 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। क्या है? 48 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है एनएसजी। यह परमाणु सामग्री उपकरण, क्या परमाणु सामग्री उपकरण तकनीकी के व्यापार के नियम तय करता है। किसके करता है? परमाणु के उपकरण के और तकनीकी के व्यापार के नियम तय करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु तकनीकी का उपयोग बिजली उत्पादन शोध और अन्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हो। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में न हो। पीएम मोदी की हालिया स्लोवाकिया यात्रा के दौरान स्लोवाकिया ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन दोहराया है। भारत कई वर्षों से इस समूह का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। सदस्यता मिलने पर भारत को वैश्विक परमाणु तकनीक में बेहतर पहुंच मिल सकती है। क्या मिलेगी भारत को? अगर इसकी सदस्यता मिल जाएगी भारत को, तो भारत को परमाणु तकनीक में बेहतर पहुंच मिलेगी। मतलब कि जो परमाणु आप यूज कर रहे हो, न्यूक्लियर जो आप यूज कर रहे हो, उसको बम बनाने के लिए या दुनिया में नुकसान पहुंचाने के लिए मत करो, उसको अपने फायदे के लिए करो, मानवता के फायदे के लिए करो, अच्छे यूज के लिए करो। शॉर्ट में ये चीज है।
प्रोजेक्ट कुशा। अब ये प्रोजेक्ट कुशा क्या है? प्रोजेक्ट कुशा भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे डीआरडीओ विकसित कर रहा। आपको पता नहीं एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ऑपरेशन सिंदूर तब चला था, उस वक्त ये बहुत चलन में आया था। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है ये? इसका काम दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे हवाई खतरे को पहचान कर नष्ट करना। आसान भाषा में कहें तो यह भारत के ऊपर एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह हवाई हमलों से देश की रक्षा करने में मदद करेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर बताया है। क्या बताया है राजनाथ सिंह ने? गेम चेंजर बताया भारत की सुरक्षा के लिए। ये जो है डोम नाम से वहाँ उसमें भी है, इजराइल के पास भी है। तो वो इजराइल के अंदर अगर कोई भी मिसाइल दागी जाती है तो वो वहीं नष्ट हो जाती है। अपने भी इसके अंदर यूज़ किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया था बहुत ज़्यादा। उस वक्त ये बहुत चर्चा में रहा था है। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना गया है। समझ में आया प्रोजेक्ट कुशा क्या है? NCNRB। अब ये क्या? चलो है FCNR क्या है? नहीं एफ है, सॉरी है FCNR है। FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एक विशेष बैंक जमा योजना है। इस योजना में NRI अमेरिकी डॉलर, पाउंड या यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं में भारतीय बैंकों में पैसा जमा कर सकते हैं। जमा राशि और रिटर्न उसी विदेशी मुद्रा में मिलते हैं। इससे रुपए के उतार चढ़ाव का जोखिम नहीं रहता। हाल ही में RBI ने बैंकों को ऐसे अधिक जमा आकर्षित करने के लिए अधिक जमा आकर्षित विदेशी सुविधाएं दी हैं। इसके बाद कई बैंकों में ब्याज दरें बढ़ाई है। कुछ रिपोर्ट्स में कुछ रिपोर्ट में लिवरेज के साथ 17% से 27% तक संभावित रिटर्न की चर्चा है। कितनी चर्चा है? 17% से 27% तक संभावित रिटर्न की चर्चा है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है मैं डेली के 2 क्वेश्चंस लेके ही आती हूँ। आपको याद करने में सिर्फ 2 मिनट लगती हैं, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो एक दिन ये 2 क्वेश्चंस भी आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर जाएंगे हैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, आपको काफ़ी जगह उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो 1-2 क्वेश्चन भी होते हैं ना, ये भी बहुत बेनिफिट देते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद उस सीमा को क्या कहते हैं जिसे कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती है? तो इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। क्या कहते हैं? इवेंट होराइजन। ब्लैक होल जो है उसके चारों ओर मौजूद उस सीमा को क्या कहते हैं जिससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती है? तो उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। 2-4 बार नाम लोगे तो याद हो जाएगा क्या है इवेंट होराइजन। नेक्स्ट है पेरू के एंडीज पर्वत क्षेत्र में स्थित इसका सभ्यता के इस निवास की खोज 1911 में हीरामन बिंगम ने की थी। किसने की थी? 1911 में हीराम बिंगमन ने की थी। नाम बताइए हैं। ये कौन सी सभ्यता है जिसकी खोज 1911 में हीराम बिगम ने की थी? है माचू पिच्चू। कौन सी है? माचू पिच्चू। नाम देखो, माचू पिच्चू मिलता जुलता सा। चिचेन इत्जा, टियाहुंगुआना को साक्या साक्साए हुआ मान। ये वर्ड की हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, उसमें होगा ये है। तो इसका आंसर है माचू पिच्चू। ब्रिटिश शासन के दौरान देश का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के किस कानून ने स्थापित किया था? मतलब जब ब्रिटिश शासन था तो जो न्यायालय बना था, पहला न्यायालय, वो किस शासन के अंतर्गत बनाया गया था? किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था? वो तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। अरे यार, रेगुलेटिंग एक्ट, इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1973 है। पिट्स एक्ट 1884, चार्टर एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1858। नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेना में महिला के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने और 1952 में महिला कैडेट बनने वाली ये महिला कौन थी? ये जो महिला है ये पहली महिला कैडेट बनी, कौन थी ये है? इसका नाम क्या है? पुनीता अरोड़ा, प्रिया झिंगन, गुंजन सक्सेना या दिव्या अजित कुमार? तो इसका नाम है प्रिया झिंगन। क्या है? प्रिया झिंगन। प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म होने की मौसमी घटना को क्या कहते हैं? तो लानीना, एलनीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, वॉकर सर्कुलेशन। तो एलनीनो कहते हैं। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में कराया है। ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने ही आपको ज्योग्राफी में करवाए हैं। क्या समस्या है? इसका आंसर एल नीनो है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना करने के लिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। ये जो है इनका आंसर क्या होगा? थॉमस बाक, पियर द कुबरता, एवरी ब्रुदेज, डेमेस्ट्रियोस। इसका आंसर है पियरे द कुबरता। ये जो हैं जिनकी पिक्चर आपको दिखाई गई, इसका नाम है पियरे द कुबरता। कौन थे ये? आधुनिक ओलंपिक के जनक। कौन थे? आधुनिक ओलंपिक के जनक। और ये जो शब्द का जो नाम है थोड़ा सा है अटपटा, लेकिन याद कर लेना, पियरे द कुबरता। 2 4 5 बोलोगे याद हो जाएगा। 2024 में भारतीय दंड संहिता 1860 किस नए अपराध ने ली है? ये बहुत चर्चा में रहता था। तो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो इसका आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता ने। छत्तीसगढ़ की लोक गायक शैली पंडवानी। क्या? छत्तीसगढ़ की जो लोक गायक शैली पंडवानी को दुनिया में पहचान दिलाने वाली ये पद्म विभूषण कलाकार कौन थी? ये जो है इन्होंने पंडवानी को दुनिया में पहचान दिलाई। ये कौन है? इनका नाम क्या है? जो छत्तीसगढ़ की रहने वाले हैं। गिरिजा देवी, तिज्जन बाई, मालिनी अवस्थी, परवनी सुल्ताना। तो इसका आंसर होगा तिज्जन देवी। इनका नाम है तिज्जन देवी। दिल्ली सल्तनत में तांबे पित्तल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य देने वाला शासक कौन था? मतलब तांबी और दिल्ली सल्तनत के अंदर तांबे और पित्तल के सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर देने वाला कौन सा शासक रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो उसका होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यह 10 मंदिरों वाला चालुक्यकालीन स्मारक समूह है। यह है 10 मंदिरों वाला, इसके अंदर 10 मंदिर हैं। तो इसके चालुक्यकालीन यानी चालुक्य काल में ये बना था का स्मारक समूह है, स्मारकों का समूह है, जहाँ नागर द्रविड़ शैलियों का संगम है। किसका है? नागर और द्रविड़ शैलियों का संगम है। नाम बताइए। तो एहल स्मारक समूह है, इसका नाम क्या है? पटडल स्मारक समूह, महाकुट मंदिर समूह, बादामी गुफा समूह है। तो ये क्या होगा? एहल स्मारक समूह है। तो ये जो वीक पूरे हफ्ते भर का जो करंट अफेयर था इस हफ्ते का कंप्लीट हो गया है। हाँ, और मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ बेटा, डेली का डेली पढ़ लेना, ठीक है? कोई ज़्यादा नहीं है, जोर मार के 1 घंटे का होता है। अगर 2x पे लगा के आप देखोगे तो 1 घंटे का वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके दिमाग की स्पीड थोड़ी तेज है, आप कैच पावर अच्छा है, जल्दी कैच कर लेते हो चीज़ों को, तो 2x पे भी लगा के देखोगे तो 1 घंटे का भी आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि पेंडिंग में मत डालो, डेली का डेली पढ़ो। है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे हाँ एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर मैं उठा के पूछूंगी। सही बता रही हूँ कि देखो मैंने ये यहाँ करंट में ये करवाया था और ये मैंने भारत के भूगोल में और विश्व के भूगोल में कराया था। क्लिप डालूंगी साथ में, देखना कि ये देखो यहाँ इस टॉपिक के अंदर ये करा है, ये क्वेश्चन आया है। अगर नहीं करके आया तो आप में इसमें आप मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो मैं अगर अपना 100% दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी मेहनत करें और एक बार में प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर कर करके और चिल करें, अपनी लाइफ को आगे जिए। फिर तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे दोबारा करंट अफेयर के साथ, तो अगले संडे को मिलेंगे। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होता है। ओके बाय, थैंक यू।